अध्यक्ष महोदय, सरकार कहती है कि 2047 में डिजिटल हेल्थ सिस्टम होगा, लेकिन आज के सरकारी अस्पताल में मरीज को सलाइन की बोतल टांगने के लिए पेड़ का सहारा लेना पड़ रहा है, कहीं खूंटी पर लेना पड़ रहा है। तो ये तो स्वास्थ्य व्यवस्था है। आपने आप देख ही लिया होगा, बेड पर एक अस्पताल में कुत्ता बैठा हुआ है, क्या हालत होगी स्वास्थ्य विभाग। गांव के स्वास्थ्य केंद्र ताले में है, डॉक्टर पद खाली, दवाइयाँ आदि। समाजवादी सरकार में 108, 102 एम्बुलेंस सेवा मुफ्त, जांच मुफ्त, दवा, नए मेडिकल कॉलेज शुरू। भाजपा में स्लोगन हाईटेक, सेवा लोग देश, कानून व्यवस्था अपराधियों का अमृत का। 2047 में अपराध खत्म होगा, ये कहते हुए सरकार भूल गई कि 2025 में यूपी अपराध के चार्ट में टॉप नंबर 3 में है। हत्या, रेप, लूट, अपराध सबके ग्राफ ऊपर है। महिलाएं सड़क पर असुरक्षित, व्यापारी प्रवृत्ति के डर से परेशान। समाजवादी सरकार में अपराधियों पर तुरंत कार्रवाई, जिम्मेदार पुलिस और जनता में भरोसा। भाजपा में गुंडे नेता के सुरक्षा में और जनता भगवान भरोसे। 2047 में स्मार्ट क्लास, लेकिन 2025 में टूटी बैंक। अध्यक्ष महोदय, आज स्कूल में शिक्षक नहीं है, बच्चों के लिए किताबें नहीं है, ड्रेस तक समय पर नहीं है। 2047 में डिजिटल क्लासरूम की बात करने वाले भूल गए कि आधे स्कूलों में बिजली ही नहीं। जो स्कूल में बिजली नहीं, फर्नीचर नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, जब बिजली नहीं है, और यहाँ तक के नई शिक्षा नीति ने मान्यवर कॉलेजों में केवल सेमेस्टर चलता है, परीक्षाएं होती हैं पूरे साल, क्लास लगते नहीं, क्लास नहीं लगते। और यहाँ तक कि जब इतनी सर्दी होती है, हाथ नहीं चलते हैं। बताइए, गांव के लड़के जब सर्दी के समय कॉलेज में परीक्षा देने आते हैं, कोई पैदल आता, कोई साइकिल पे आता है, उस समय जाड़े के महीने में, भयानक जाड़े के महीने में मैंने तो देखा है, लड़कों के हाथ नहीं चल रहे, हाथ नहीं चलते हैं, तब परीक्षाएं और क्लास लगते नहीं। और इसके साथ साथ माननीय अध्यक्ष जी, इसके साथ साथ आज यूनिवर्सिटी में कोई बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। अगर सेंटर बना हुआ, पैसे दे दोगे तो बन जाएगा, अगर पैसे नहीं दिए तो सेंटर नहीं बनेगा। इस तरह का हो रहा है। तो हालत ये है उच्च शिक्षा में। लेकिन ये जो नई शिक्षा नीति थी, उसने चौपट कर दिया है। पढ़ाई, लड़कों को कोई क्लास नहीं लगता, कोई पढ़ाई नहीं होती है, केवल साल भर परीक्षाएं होती। मैंने तो देखा है कि जून के महीने केवल पूरी साल परीक्षाएं होती रहती हैं, क्लास लगते ही नहीं। तो बताओ, फिर क्लास जब नहीं लगेंगे तो फिर क्या होगा? तो ये है इनकी, ये विजन है आपका। स्मार्ट सिटी की बात करने वाले भूल गए कि समाजवादी सरकार के एक्सप्रेसवे, मेट्रो, पुल, पार्क और मंदिर आज भी यूपी की पहचान है। भाजपा ने सिर्फ शिलान्यास और नाम पत्र बदलने का काम किया है। गड्ढा मुक्त सड़क का नारा सिर्फ बोर्ड तक सीमित, असल में गड्ढे और जनता में कोई दूरी नहीं है। गरीब और सामाजिक न्याय 2047 तक इंतजार करें। अध्यक्ष महोदय, गरीब को 2047 तक
गरीबी से मुक्त का वादा। मतलब इस सरकार के हिसाब से गरीबी की एक लंबी बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ भाजपा के अमृत काल में होगा। और राशन में घटतौली, पेंशन में भ्रष्टाचार, छात्रवृत्ति में देरी, समाजवादी सरकार ने कन्या विद्याधर पेंशन योजना, मकान, गरीबों के लिए बिजली पानी मुफ्त जैसी योजनाएं थी। भाजपा में फोटो खिंचवाओ और आभार प्रकट करो। अध्यक्ष महोदय, यह 2047 विजन असल में 2025 की नाकामी को 22 साल तक धकेलने का रोड मैप है। भाजपा का मतलब भविष्य का झंझना, वर्तमान का उजड़ा चमन। जनता अब समझ चुकी है, जिन्हें आज की भूख नहीं दिखती उन्हें कल का सपना मत खरीद। समाजवादी सरकार ने जो काम किया वही आज भी यूपी की पहचान है। भाजपा बस उस पर रंग रोशन और जुमले चढ़ा रही है। इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं कहता हूँ, 2047 के सपनों की दुकान बंद कीजिए, 2025 की सच्चाई का हिसाब दीजिए। मानवा जो 24 घंटे का मामला है, बताइए। मान ले सवेरे 11 बजे से 8 बजे तक चला और टाइम बढ़ा लेते, 17 को कर लेते, 18 को कर लेते। रात में क्या यहाँ होगा? और रात में मैं अध्यक्ष जी बताना चाहते हैं, रात में कौन जागता है? कोई पक्षी जागता है? चौकीदार। बताइए कौन पक्षी? चौकीदार। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग वो ही हैं जो रात को जगाते हैं। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, बस मैं नहीं कहना चाहता। थैंक यू, धन्यवाद माननीय शिवपाल जी। बकवास है, मैं इसका विरोध करता हूँ। बैठे प्लीज। डॉक्टर पल्लवी पटेल। माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत आभार। सन 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ और आज उस गौरवशाली दिन की 100वीं वर्षगांठ की मनाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और इसलिए विकसित भारत का जो लक्ष्य, जो पहल हम लेकर चले हैं, जो पहल हमने की है, वो व्यापक और सतत विकास को प्राप्त करने से केंद्रित होनी चाहिए, ना कि शीर्ष प्रणाली और शीर्ष रैंकिंग आर्थिक रूप से हासिल करने में होनी चाहिए। ये जरूर कहना चाहेंगे कि आज सरकार को इस बात की स्टडी करने की बहुत जरूरत है कि आज हम मात्र विकसित देश होने की बात कर रहे हैं, सिर्फ विकास की ओर देख रहे हैं, अभी विकसित है नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, आज जब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने इस सदन में विजन डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट किया, जब उन्होंने इस बात की प्रस्तुतिकरण किया, तब उन्होंने एक देश जापान का नाम लिया और उन्होंने कहा कि उस देश की आधी आबादी, बल्कि मोर देन 50% आबादी बौद्ध को मानने वाली। सर्वप्रथम सत्ता पक्ष के इतने शीर्ष और अनुभवी माननीय सदस्य के श्रीमुख से तथागत गौतम बुद्ध का नाम सुनकर खुशी हुई। और दूसरा, जिस देश का नाम उन्होंने लिया, वो देश आज विकसित देशों की श्रृंखला में शामिल है। वो देश है जिसने तथागत गौतम बुद्ध के सिर्फ देशनाओं को सुना भर उसका अनुपालन किया है, वो विकसित देश बन गया है। और हम वो देश हैं जिसकी धरती पर, जिसके कण-कण में तथागत गौतम बुद्ध व्याप्त हैं। वो देश आज गाय, गोमूत्र और गाय गोमूत्र के नाम पर विकास की बातें कर रहा है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार
इन्हीं तमाम चीजों को आगे लेकर के विकास और विजन को बाधित कर रही है, जबकि यथार्थवादी सोच, वैज्ञानिक सोच से ही हम इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। भारत जो तथागत गौतम बुद्ध, जो ज्योतिबा फूले, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों से बड़ा इस देश में विकास की कोई परिभाषा नहीं हो सकती। और दुर्भाग्य है हमारा ये कि चाहे केंद्र चाहे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन आज वो हमारे इन्हीं पुरोधाओं के विचार और विजन को आधार बना करके इस देश में विकास और विकसित होने का कोई मसौदा तैयार नहीं कर पाई। हाँ, ये बात जरूर है कि हम एक ऐसा विकसित भारत चाहते हैं जहां इस देश के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी उस तक विकास पहुंचा सके। हम एक ऐसे विकसित भारत की कल्पना करते हैं जहां पर सामाजिक भेदभाव से ऊपर उठ करके हर व्यक्ति इस देश के संसाधनों पे उसका अधिकार हो और उसका इस्तेमाल कर सके। मानवीय देश की आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से विकसित बनाने के लिए इस देश के वंचित वर्ग के लोगों जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े, आदिवासी, माइनॉरिटीज के समान सदस्यों को उनकी मान्यताओं के अनुरूप समान रूप से अवसर देकर आगे बढ़ाने की नीति और नियत पे काम करना होगा। तभी हम इस देश को विकसित देश की परिभाषा और उस श्रृंखला में शामिल कर सकते हैं। हमारे सपनों का विकसित भारत और हमारे सपनों के विकसित भारत सामाजिक न्याय की कसौटी पर कसा होना चाहिए। और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि हम अविलंब जातिवार जनगणना कराते हुए इस देश के बहुसंख्यक वंचित वर्ग के लोगों के बुनियादी विकास के सापेक्ष विकसित भारत की परिभाषा और परिकल्पना करें। और तभी यह संभव होगा कि हम इस देश को इस विश्व के पटल पर सबसे मजबूत और विकसित भारत के रूप में खड़ा कर सकते हैं। हाँ, मैं ये मानती हूं कि जो लक्ष्य दिया गया है 2047 का, वह संभव नहीं है। उसको हासिल किया जा सकता है, लेकिन हासिल से तभी किया जा सकता है जब जिस विकास की बात हम कर रहे हों वो विकास ऐसा हो जो सबको एक साथ उन्नति देने वाला। और जिसकी तरफ अगर हमको बढ़ना है तो हमको जातिवार जनगणना कराते हुए इस बात को स्थापित करना है कि जिस समाज की हो जितनी संख्या भारी, उस समाज की हो उसकी हिस्सेदारी, और जिस समाज की हो जितनी हिस्सेदारी, विकास में हो उसकी जिम्मेदारी। ये वो कदम होगा जो इस देश में सामाजिक न्याय को स्थापित करने का काम करेगा। और सामाजिक न्याय जो इस देश की संविधान की परिकल्पना है, जो इस देश के संविधान का आधार है, उसकी नींव इस देश में दो स्तंभों पर रखी गई है। एक स्तंभ है शिक्षा और दूसरा स्तंभ है रोजगार। लेकिन इस देश में चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हो, आप लोगों ने तमाम सरकारी संस्थानों को बंद करके ये हवाला देते हुए कि घाटे का सौदा है, आपने बंद करके इस प्रदेश और इस देश के युवाओं को किसी काबिल नहीं छोड़ा है। ये सिर्फ इसलिए किया गया है, ये तमाम कवायद सिर्फ इसलिए है कि सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए आरक्षण के नाम का जो ठोस कदम उठाना चाहिए था, सिर्फ आपको वंचित समाज को वो आरक्षण न देना पड़े, वो आरक्षण न देना पड़े। इसलिए आपने आज आरक्षण के इस मजबूत कदम को 10% EWS का रिजर्वेशन देकर के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में परिवर्तित कर दिया है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आपने तमाम नौकरियां खत्म कर दी, तो आज इस प्रदेश का युवा जो नौकरी करने की बात जोड़ रहा था, वो आज इस देश में सरकारी नौकरियों के जो आवेदन पत्र आते हैं उसको भरने के नाम पे इस देश का जो राजस्व है उसकी बढ़ोतरी का एकमात्र सबसे बड़ा सूत्रधार बनकर रह गया है। इससे बेहतर भविष्य की कल्पना आप नहीं कर सकते थे। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इस देश का स्तंभ है शिक्षा, वो स्तंभ है जो इस संविधान में वर्णित है। लेकिन आपने अपने तुगलकी फरमान के द्वारा जो परिषदीय स्कूल को मर्जर और क्लोजर करने का एक अध्यादेश, एक ऑर्डर पास कर दिया, उसके बाद आपने इस देश के बच्चों की किताबें और उनके हाथों की लकीरों, उनके हाथों से भविष्य छीनने का काम कर दिया है। और आप बात करते हैं विजन 2047 की, आप बात करते हैं विकसित भारत बनाने की। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि हम उत्तर प्रदेश हैं,
वो प्रदेश जो इस देश की ग्रोथ डिसाइड करता है। हम वो प्रदेश है जो इस देश की ग्रोथ ड्राइव है। हम वो प्रदेश है जिसके पास इस देश का सबसे बड़ा युवा होने का गौरव हासिल है। हम वो प्रदेश है जो इस देश की सबसे ज्यादा जीडीपी में योगदान करता है। हम वो प्रदेश है जिसके राजनीतिक गलियारों से होकर के दिल्ली की सत्ता स्थापित होती है और उसके बाद भी आजादी के अमृत काल में आज उत्तर प्रदेश विकसित होने पर चर्चा कर रहा है, जबकि महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, हरियाणा जैसे तमाम राज्य हैं। धन्यवाद डॉक्टर पल्लवी। सर 1 मिनट हो गया, 1 मिनट नहीं होगा, 8 सेकंड। सर 1 मिनट नहीं, 1 मिनट थोड़ी, 8 दे दी, 1 into 8। सिद्धार्थ दास नहीं बोल, ऐसे कैसे बोलिए जी? आप तय करेंगे बोलिए, या आप तय करेंगे बोलिए कि मैं तय करूंगा बोलिए? और सर आई हर्ड कि आपने बोला एक बोल, नहीं, इन्होंने कहा कि आप बोलिए बोलिए, आप नहीं तय करेंगे? आई जस्ट फिनिश सर। प्लीज। अगर हमने अपनी किसी राजनीतिक उद्देश्य ये बात की गई कि पूर्ववर्ती सरकारों के पास कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी, माननीय अध्यक्ष जी मैं ये तो नहीं जानती इच्छा शक्ति थी कि नहीं थी, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि अगर हमने अपनी किसी भी राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी भी सामाजिक समूह के साथ भेदभाव किया, शोषण किया, पहचान देखकर दमन किया, तो विकसित प्रदेश बनाने के बारे में सोच, जो इस सोच को भी एक धोखा, एक छलावा है, क्योंकि समानता के जिस आधार पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जगदेव प्रसाद कुशवाहा ना लिखा जाएगा, बंद करो, चलिए। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत बहुत आभार। और आपने हमेशा बराबरी का व्यवहार किया है, तो हम भी ये अपेक्षा करते हैं कि जैसे 10 मिनट 11 मिनट आप लोग बोले तो आपसे किसकी बराबरी हो सकती है? टोक देते हैं तो अब लड़खड़ा जाएंगे। आपसे किसकी बराबरी हो सकती है? किसी की नहीं हो सकती। माननीय नेता सदन ने विजन डॉक्यूमेंट पे ये 24 घंटे का ऐतिहासिक चर्चा करा करके ये पूछना चाहा है हम सभी लोगों से। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक सपना है कि 2047 में जब हमारा देश अपनी आज़ादी के 100 वर्ष पूरे कर रहा हो तो हमारा देश कैसा दिखना चाहिए, हमारा देश कैसा होना चाहिए, इस विषय में उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय सदस्यों की क्या राय है, क्या सलाह है, इस निमित्त ये विशेष आह्वान किया गया है। श्रीमान, कल से हम सभी लोग देख रहे हैं, बहुत से माननीय सदस्य तो इसमें ऐसे बोल रहे हैं जैसे ये बजट पे बोल रहे हों या धन्यवाद प्रस्ताव के विरोध में बोल रहे हों। हम लोगों को अपनी राय देनी है, अपने सुझाव देने हैं। वो सुझाव यदि मानने लायक हुआ तो मानेंगे, नहीं मानने लायक हुआ कोई बात नहीं। इस तेजी से बदलती हुई दुनिया में नई तकनीकें आ रही हैं, उसमें हम कैसे आज विश्व के साथ खड़े रहें। आज हमको अपने अंदर सुधार क्या करना है, व्यवस्था में क्या परिवर्तन लाना है, कैसे हम विश्व के अग्रणी देशों में अपनी गिनती कराएं, कैसे हम विश्व गुरु बने जो कि पहले भारत था। इस विषय में सुझाव देने के बजाय लोगों की आवाज़ आती है कि साहब 47 की बात छोड़ दीजिए, 2027 में हम आ रहे हैं। अरे कहीं मोदी जी ने कहा है क्या कि 2047 में हम ही प्रधानमंत्री रहेंगे, या नेता सदन ने कहा है क्या कि 2047 में हम मुख्यमंत्री रहेंगे? पार्टी और नेता आएगी जाएंगी, राष्ट्र का एक दृष्टिकोण होना चाहिए, एक लंबी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए ताकि हमारे देश की उन्नति हो सके और हम एक विश्व के अग्रणी राष्ट्र में अपनी गिनती करा सके। इसलिए ये सदन श्रीमन, आज हमारे देश के सामने सबसे बड़ा खतरा जो बाहर से भी है और अंदर से भी है वो है आतंकवाद का। आतंकवाद इतना नित्य प्रयोग किया जाने वाला शब्द है कि हम इसको हल्के में लेने लगे। कल्पना करें, अमरनाथ जी दर्शन करने यदि कोई भक्त जाता है, बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, 80,000 सैन्य बल लगते हैं सुरक्षा देने के लिए। क्या हम कल्पना कर सकते हैं अगर वहां सेना और सैनिक बल न हो तो जो श्रद्धालु हैं, जो दर्शनार्थी हैं, क्या वो दर्शन कर सकते हैं? उनके साथ आतंकवादी क्या व्यवहार करेंगे, और जो व्यवहार करेंगे क्या जाति पूछकर करेंगे? अभी हाल में पुलवामा हुआ है, आप सभी लोगों ने देखा है, हम सभी लोग इसके गवाह हैं।
कलमा जानते हो, कलमा पढ़ो। कलमा नहीं पढ़ पाए, वस्त्र उतार करके, लिंग देख करके ये निर्धारित किया गया कि ये हिंदू है, और हिंदू देख करके मारा गया। वहां किसी ने जाति नहीं पूछी। किसी भी चीज का बंटवारा हो, चाहे वो घर का हो, संपत्ति का हो, व्यापार का हो, अगर आप बांटेंगे तो उसको कमजोर करेंगे। श्रीमान, भारत सबसे बड़ा विश्व का आबादी वाला देश है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और इसका बहुत बड़ा श्रेय इसमें जाता है कि बहुसंख्यक हिंदू समाज यहां रहता है। जिन देशों में संविधान लागू है, विश्व के जिन देशों में संविधान लागू है, जहां राजतंत्र है, सुल्तान है बैठे या कोई तानाशाह है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। जिन देशों में संविधान लागू है, समय के साथ देश काल परिस्थिति के अनुसार संविधान में संशोधन होते रहते हैं। लेकिन जिन देशों में संविधान लागू है, क्या कहीं उसका प्रिएम्बल, क्या कहीं उसकी प्रस्तावना बदली गई है? विश्व में एक भी देश ऐसा नहीं है जहां प्रस्तावना ही उठा के बदल दी जाए। संविधान शिल्पी बाबा साहब अंबेडकर, संविधान सभा के अध्यक्ष बाबू राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सरोजनी नायडू जी, कृपलानी जी, ऐसे ऐसे विद्वानों ने मिलकर के हमारे संविधान की रचना करी, और उसकी प्रस्तावना को ही 1976 में इमरजेंसी में, आपातकाल में, एक झटके में, जब देश में लोकतंत्र नहीं था, बदल दिया गया। श्रीमान, बाबा साहब अंबेडकर उस वैद्य की तरह हैं जो एक बहुत बड़ा वैद्य कोई औषधि दे। अब आप पहुंच जाइए बीच में कि नहीं साहब, इनसे बड़े तो हम वैद्य हैं, इन्होंने क्या कहा, ये गर्म पानी के साथ लेना है, गर्म नहीं, ठंडे दूध के साथ लो। कहने इसमें क्या है, कहने इसमें अदरक मिला दो, इसमें क्या है, लहसुन प्याज मिला दो। तो जो वैद्य ने दवा दी है उसकी तो ऐसी तैसी हो गई। इतने बड़े, और 2047 में सबसे जरूरी है भारत की जनता को जागरूक करना। लोकतंत्र के साथ जब भी कुठाराघात होता है, जब भी उपहास होता है लोकतंत्र का, जनता को बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ता है। नेता कितना भी मजबूत हो, राष्ट्र कितना भी मजबूत हो, लेकिन राष्ट्रवासी वो जागरूक हों, मुखर हों। और इसके पीछे शिक्षा प्रणाली एक बहुत बड़ा कारण है। मैकाले की शिक्षा प्रणाली ने हमको हीन भावना सिखा दी है। आज हमारे गुरुकुल बंद हो गए हैं। धीरे धीरे ये प्रयास हो रहा है कि हमारा गौरवशाली इतिहास आज हमारे बच्चों तक पहुंचे, और उसके लिए इंटरनेट जैसी कई सुविधाएं उपलब्ध हैं। श्रीमान, भारत में लगभग हर प्रमुख धर्म का व्यक्ति रहता है। हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, लेकिन किसी भी जैन हैं, किसी भी अन्य धर्मानुयायी के धर्म स्थल से पैसा नहीं लिया जाता है। कहीं आपने सुना है मस्जिद से पैसा ले रही है सरकार, चर्च से पैसा ले रही है सरकार? लेकिन 4 लाख के ऊपर हिंदू मंदिर ऐसे हैं जो सरकारी नियंत्रण में है, और सरकार चढ़ावे का पैसा उनसे लेती है। जो भक्त जाता है, जो दर्शनार्थी जाते हैं, वो ईश्वर के प्रति अपना समर्पण करते हैं। सरकारी नियंत्रण मंदिरों पर से हटना चाहिए। आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से अपनी ये बात पहुंचाना चाहेंगे श्रीमान। और हमारा स्पष्ट मानना है, लोगों ने जापान की तुलना करी कि साहब जापान कभी किसी का गुलाम नहीं रहा, और जापान हो, यूरोप के कई देश हों, उनके साथ सबसे बड़ा फायदा जानते हैं क्या है? उन्होंने अपने आस्तीन में सांप नहीं पाले हुए हैं। हमारे आस्तीन में इतने सांप हैं कि हम अपने घर के सांपों से लड़े कि बाहर के दुश्मनों से लड़े। आपका इशारा हो गया श्रीमान, 2 मिनट। बहुत अच्छे हो, इशारा समझते हो। अंग्रेज जब भारत में आए, उसके पहले हमारी जीडीपी विश्व के जीडीपी के 30% से अधिक थी। पूरा व्यापार हम करते थे, और जब गए तो लगभग 1-1.5% बचे थे। हम कंगाली पे आ गए थे। अंग्रेज जब आए तो 60 से 70 हजार अंग्रेज सैनिक थे कुल, और उस समय अविभाजित भारत की आबादी 60 करोड़ थी।
1857 की गदर के बाद, स्वतंत्रता संग्राम के बाद वो संख्या अंग्रेज सिपाहियों की 80,000 से 1 लाख हो गई। आप कल्पना करें, 60 करोड़ लोगों पर 1 लाख अंग्रेज सैनिक हुकूमत करते रहे, हमारा खून चूसते रहे। क्यों? क्योंकि हम मौन रहे, हम निष्क्रिय रहे। और आज़ादी के बाद भी हमको अहिंसा का एक ऐसा पुट पढ़ा दिया गया कि अहिंसा परमो धर्मा। हाँ ठीक है, अहिंसा परमो धर्मा है, लेकिन इसकी दूसरी पंक्ति है अहिंसा परमो धर्मा धर्म हिंसा तथैव च। इन्हीं शब्दों के साथ आपका आभार व्यक्त करते हैं श्रीमान। और कुंभ की चर्चा आई तो कुंभ में मैंने प्रवास किया श्रीमान। देश विदेश में कुंभ की चर्चा हुई, प्रशंसा हुई, और एक छोटे से छोटे सफाई कर्मी से लेकर के बड़े से बड़े अधिकारी ने अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी। मैं समझता हूं कि इतने बार तो माननीय नेता सदन गोरखपुर नहीं गए होंगे जितनी बार प्रयागराज गए। सुबह न देखा न शाम देखा, हमेशा पहुंचते रहे। और अद्भुत व्यवस्था, 60 करोड़ के ऊपर श्रद्धालुओं ने पतित पावनी मां गंगा में स्नान किया। इतना बड़ा जमावड़ा सनातनियों का, लेकिन कहीं ये नारा सुनने को मिला कि साहब इस मजहब के, इस धर्म के लोगों को हम नहीं रहने देंगे। कहीं किसी दूसरे धर्म, किसी दूसरे मजहब के किसी धर्म स्थल को कोई नुकसान पहुंचाया गया? एक नारा कहीं लगा? यही सनातन की, यही हिंदू धर्म की महानता है। और श्रीमन, भारत इसीलिए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है क्योंकि हिंदू बाहुल्य है, सनातन बाहुल्य है। हम 2047 में विजन में जो योगदान देना चाहते हैं, हम इस महान सदन के आदरणीय सदस्यों के माध्यम से जो सलाह पहुंची है, उस सलाह में अपनी अंतिम एक बात अवश्य जोड़ना चाहेंगे कि कृषि भूमि हमारे देश में कम हो रही है, नगरों का, गांवों का निर्माण हो रहा है, प्लॉटिंग हो रही है, सड़कें निकाली जा रही हैं, हमारी आबादी बढ़ रही है, लेकिन हमारी कृषि भूमि में कमी हो रही है। इस चिंता को भी ध्यान में रखें और इस सदन के माध्यम से माननीय जो नीति निर्धारक हैं, जो केंद्र में बैठे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वो भी अवगत हों। आपने अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर रागिनी। आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि आज विधानसभा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन हो रही है। मैं हर्षित जी, आई एम नॉट एन इंजीनियर, तो मैं बहुत ज़्यादा इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकती या नहीं पूछ सकती, लेकिन बतौर एक जनप्रतिनिधि या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव मैं बस यही जानना चाहती हूँ कि विधानसभाओं में और जब हम इस सदन में बैठते हैं तो हमारे जो विषय हैं वो मूल जनता से जुड़े हुए विषय होते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य हो गया, अपराध हो गया, विभिन्न जातियों के साथ किस तरीके का क्या व्यवहार है उसके बारे में, ऑक्यूपेशनल क्या क्या हैजर्ड्स हैं, एनवायरमेंटल क्या इश्यूज हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। हम आज इस समय चैट जीपीटी एक ऐप है जिसको मैं यूज़ करती हूँ, मुझे लगता है बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते होंगे, जिस पे हम किसी भी चीज़ के बारे में जब डालते हैं तो उससे रिलेटेड हमें डेटा मिलता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे देश में या प्रदेश में जिस प्रकार से हम उस चीज़ को फीड कर रहे हैं और हमें वो डेटा मिलना चाहिए, वैसा डेटा उसमें उपलब्ध नहीं है। जैसे मैं अगर बीइंग अ डॉक्टर बात करूँ, जैपनीज एनकेफेलाइटिस जैसी बीमारी जिसके बारे में इस सदन में कई बार चर्चाएं हुई हैं, तो हमारा जो विधायक डॉक्टर नहीं भी है, अगर वो उसके बारे में जानना चाहता है और वो उस पर टाइप करे तो हमारे पास उससे रिलेटेड हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे देश में कैसे कैसे कब कब उसके हैवॉक्स हुए हैं, हमारी विभिन्न सरकारें रही उसने उस पर क्या काम किया है, और बतौर जनप्रतिनिधि हम उसके बारे में आगे किस तरीके से काम कर सकते हैं जब तक हमें उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आर्टिफिशियल वर्ड ही इसलिए जुड़ा है बिकॉज वी ह्यूमन आर क्रिएटिंग दैट इंटेलिजेंस। तो क्या हम उत्तर प्रदेश में इस तरीके के किसी ऐप पे काम कर रहे हैं जिसमें चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो किसान हो, चाहे एम्पावरमेंट के लिए हो, इंडस्ट्रीज की बात हो, कि हम अगर उस पर कंटेंट डालें तो उससे रिलेटेड जितने भी न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, जितने भी उससे रिलेटेड डेटाज है, क्योंकि ये बतौर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हमें मदद करेगा। आपने जो प्रेजेंटेशन दिखाए उसे मैंने देखा सुना, लेकिन बतौर जनप्रतिनिधि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तब मदद कर सकता है
जो हमारा विभाग है, जिससे हम कंसर्न है, उसके बारे में एक जगह पे एक समय पे पूरे अक्रॉस कंट्री जब हमें डेटाज मिलेंगे तब। और इस पे क्या कोई काम चल रहा है? क्या आगे आने वाले समय में ऐसा कोई ऐप जो है उत्तर प्रदेश में बनेगा जिससे हम सभी को मदद मिले? ये मेरा सवाल है। और लगभग पिछले 23 घंटे से लगातार ये चर्चा हो रही है। हालांकि हमारा तो मत ये था कि ये चर्चा 3 दिन तक 8-8 घंटे होती और विभागवार होती तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन कीर्तिमान स्थापित करना और हर बात पर यह कहना कि ये हमने पहली बार किया है, ये सरकार की आदत है और हर बात पर यही रिपीट करते जाना। जुमलों की सरकार है, हर दिन जुमले गढ़े जाते हैं, जनता ठगी जाती है, मुद्दे वहीन और मुद्दों से भटकाना। कोई सीखे तो भाजपा की सरकार से सीखे। हमने प्रधानमंत्री जी के भी देश के रूप में जुमले सुने, कहा 15 करोड़ खाते में आएंगे, 15 लाख खाते में आएंगे, कुछ नहीं आया। 2 करोड़ रोजगार देंगे तो जुमला साबित हुआ। कहा किसानों की आय दुगनी कर देंगे, जुमला साबित हुआ। अब ये अलग तरीके का जुमला निकाल के लाए हैं, पता नहीं, लेकिन ये भी है कि बोला जाता है कि सीधे कुदरत से, भगवान से सीधा कांटेक्ट है और ऐसा कांटेक्ट है कि दिमाग में ऐसी बातें खुद ब खुद आ जाती हैं। और कहा गया कि सीधा कांटेक्ट होने के नाते कुछ भी बातें, कुछ भी चीजें कह दी जाती हैं। जहां इंसान की हद खत्म होती है, जो ईश्वर को, परमात्मा को लोग मानते हैं, वो ये जानते हैं कि जहां इंसान की हद खत्म होती है, वहां से हद शुरू होती है कुदरत की, भगवान की, ईश्वर की। और जहां पर खत्म हो गई आपकी हद, तो आपको एक सेकंड का नहीं पता क्या होगा। और आपने जुमला कर दिया 47 का। और ये जुमला इसलिए निरर्थक है कि अभी तक जो बातें कही गई हैं उसमें विजन की तो बात हम भी 23 घंटे में देखे नजदीक से। मैंने जितने भारतीय जनता पार्टी के लोग देखे बोलते हुए, विजन के ऊपर तो कोई बात ही नहीं हुई। अगर विजन समझना है तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी से समझिए। देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे, शानदार, आगरा से लेकर लखनऊ तक समय रखा गया, 23 महीने, 21 महीने में पूरा करके दिखाया। और उसका विजन यह था कि जहां एक्सप्रेसवे बनेगा, बराबर में मंडियां होंगी, किसानों को लाभ पहुंचेगा। यह होता है विजन। और विजन था सैकड़ों सालों के लिए। विजन अगर देखना है तो इसी लखनऊ में जाइए, शहीद पथ पर। उस शहीद पथ पर जो आज के समय में लखनऊ की लाइफ लाइन है, विजन कहते हैं इसको। पुलिस हेडक्वार्टर देखिए, एशिया में सबसे अच्छा। अगर उसी शहीद पथ पर देखिए जिसको 250 माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया, बाद में आपने उसको 112 कर दिया। उसी शहीद पथ पर वो शानदार मॉल देखिए जिसको सरकार ने बेचने का काम किया। उसी जगह देखिए जो खंडर में तब्दील हो गया, ऐसा खंडर जिसको कैंसर हॉस्पिटल के रूप में माननीय अखिलेश यादव जी ने शुरुआत की थी, आप लोगों ने नहीं उसको बढ़ाया। अगर उसी शहीद पर देखना है विजन, तो देखिए इकाना स्टेडियम। अगर उसी जगह पर मिशन देखना है, विजन देखना है, तो वहीं पर देखिए अमूल, मदर डेयरी, पराग। ये होता है विजन। और विजन अगर उससे बड़ा लखनऊ में देखना है तो इसी लखनऊ की नहीं, बल्कि जो भी लखनऊ में आता है उससे पूछ के देखिए। अगर विजन देखना है तो लोहिया ट्रस्ट, लोहिया आपके बागान को देखिए, पार्क को देखिए, देखिए आप जनेश्वर मिश्र पार्क को, जहां पर पूरी लखनऊ की जनता जाती है कि हम लोगों को अच्छी हवा मिलेगी। यह होता है विजन। विजन देखना है, यही चंद कदम पर लोक भवन है,
जो माननीय अखिलेश यादव जी ने बनवाया, जिसमें आज के समय में माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरे तमाम प्रशासनिक अधिकारी बैठते हैं, यह विजन था अखिलेश यादव जी का। वो भवन सैकड़ों सालों तक ऐसी रहेगा, ये होता है विजन। और दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी का शहर है गोरखपुर। उस गोरखपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी की एक सोच थी, एक सपना था कि वहां पर एक मेट्रो आएगी, लेकिन मेट्रो तो कहीं है नहीं। आजकल तो पता चला वहां पर नाव घूम रही है, सारी जगह पानी पानी है, तो मेट्रो तो आई नहीं, लेकिन नाव चल रही है। ये होता है ना विजन होना, ना विजन की बात ये होती है। इसके आगे चलिए, आपने बहुत ढिंढोरा पीटा, आप लोगों ने कहा और हमने भी माना, आपने संख्या बताई कुंभ में जो ऐतिहासिक प्रोग्राम आपके माध्यम से और सबने देखा। हालांकि कुंभ अर्ध कुंभ 6 साल में और कुंभ आता है 12 साल में। हम लोगों ने भी कुंभ लगाया था, बाहर जाकर उसके बारे में बताया भी था, लेकिन जो कुंभ आपका भरा, उस कुंभ में जो अव्यवस्थाएं थी, उसके लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने आपको सुझाव दिए लगातार और ट्वीट के माध्यम से बताया कि इन चीजों का ध्यान रखिए, लेकिन ध्यान नहीं रखा गया। उसमें जो मौतें हुई, आज तक हम लोगों का आंकड़ा नहीं पता चल पाया। मैं कहना चाहता हूं अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से, अगर असली सनातनी हैं तो उनमें उस कुंभ में हमारे मरने की बात नहीं कहता, शहीद हुए उन शरणार्थियों की उनके नाम उजागर करे सरकार, और उनको जो पैसा देना था, मुआवजा देना था, उसका तरीका क्या अपनाया गया? उसको पैसे का तरीका अपनाया गया ब्लैक मनी। उनको किस माध्यम से, किसके माध्यम से वो ब्लैक मनी पहुंचाई गई, इसके बारे में सरकार जरूर बताए। हम लोग हमेशा यही ढंढोरा पीटते हैं, सनातनी सनातनी। जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मैं आता हूं, हम लोगों की शुरुआत ले राम का नाम, इससे शुरुआत होती है। हमारे यहां से करोड़ों कांवरिये गुजरते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी गए 2 बार 3 बार लगातार पुष्प की वर्षा करी, हम लोग भी वहां पर लगातार रहते हैं। लेकिन पिछली बार 6 कांवड़ियों की दुखद मौत हुई। हमने सरकार से लगातार मांग की कि 1 करोड़ रुपया इन कांवड़ियों साथियों को मिलना चाहिए, लेकिन सरकार की तरफ से मदद नहीं हुई। इस बार फिर पुनः कांवड़ियों की एक्सीडेंट में मौत हुई, सच्चे शिव भक्तों की मौत हुई, लेकिन सरकार ने एक न सुनी और एक न मानी, और ना दिया उनको पैसा और ना दिया मुआवजा, बल्कि उनके आंकड़े छुपा लिए गए कि दुनिया को यह पता न चले कि कितने मौतें हुई। मैं कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, जिस कुंभ में सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए, आज उसी प्रयागराज में लोग मजबूर हैं, घरों से निकल नहीं पा रहे, पानी भरा पड़ा है, और वो ऐसा भ्रष्टाचार का मकर जाल है कि उसके लिए श्वेत पत्र सरकार को लाना चाहिए। आप विजन 2047 की बात करते हैं, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, अस्पतालों में दवाइयां नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी कुछ है नहीं, लगातार इस चीज पर बातें चलती हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर हम कहना चाहते हैं आपसे कि ये जो विजन है, अगर विजन देखना है, 102 और 108 एम्बुलेंस, 102 और 108 एम्बुलेंस जिसको माननीय अखिलेश यादव जी ने चलाया, प्रदेश की जनता को समर्पित किया। मैं माननीय अधिष्ठाता 10 मिनट का टाइम समय था, बस 1 मिनट। माननीय अधिष्ठाता मुझे 1 मिनट बस। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सरकार किधर की तरफ जाएगी, जिधर की तरफ हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। गन्ने का रेट पिछले 3 साल से 1 रुपए नहीं बढ़ाया, सोसाइटियों पर खाद की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। एक आधार कार्ड पर सिर्फ 2 कट्टे खाद के मिलते हैं। अरे कहां जाएगी सरकार, क्या बोलेगी उनके बीच में जाकर? धान लग रहा है, खाद की जरूरत है, डीएपी नकली है। हमारे मेरठ में नकली खाद पकड़ी गई, 50,000 कट्टे। खुद भारतीय जनता पार्टी के मैं बता दूंगा, यहां पर आपके लिख के दे दूंगा कि कौन व्यक्ति रहा जो उस खाद के 50,000 कट्टे चोरी कर रहा था, आपका नेता। फिर मैं कहना चाहता हूं कि मान्यवर, एक लास्ट बात करते हुए एक लास्ट बात करते हुए एक बात खत्म करते हुए कहना चाहता हूं कि मान्यवर, जल्दी हम लोगों को समझना और जानना पड़ेगा कि 2047 में 1 ट्रिलियन की बात हुई थी, लेकिन 1 ट्रिलियन का तो जुमला ही गायब हो गया। 1 ट्रिलियन का जुमला गायब हो गया। कहां है 1 ट्रिलियन? जो एमओयू साइन किए थे, उन एमओयू का क्या हुआ, उसके बारे में सरकार कम से कम क्लियर कर दे। मैं बात खत्म करते हुए माननीय सदस्य खत्म कर लीजिए, आपका समय खत्म हो रहा है। एक बात बस लास्ट करो,
एक बात कहते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा कि विजन की अगर तलाश करनी है, 2047 तो बहुत दूर की बात है, 2027 नजदीक है और पूरा पीढ़ी इकट्ठा करा है और पूरे जो आप लोगों ने एसआईआर के नाम पर चोरी की है वोटों की, वो पूरे देश में समहल्ला है। और मैं फिर कहना चाहता हूं, विजन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक है कि कैसे प्रशासनिक अमले से और किस तरीके से चुनाव के बल पर वोटों की लूट की जाए। और दूसरा विजन है हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराकर झगड़े से कैसे अपने आप को आगे करा जाए। राकेश जी, लास्ट बात करते हुए, एक छोटी सी बात करते हुए, बिगड़ा बिगड़ा दौर कहो तो दिक्कत है, झूठों का जोर कहो तो दिक्कत है। वैसे तो सब कहने की आजादी है, पर चोरों को चोर कहो तो दिक्कत है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत।